जय हिंद दोस्तों। अभी मैंने वीडियो बनाया हुआ था और मुझे नहीं पता चल रहा था कि वो वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मैंने बाद में पूरे सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन भी किए हुए 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे। और जब मैंने देखा तो आई थिंक वो 7 मिनट के बाद वो 6 क्वेश्चन के बाद उसमें वीडियो बंद हो गया। उसके बाद मैं फिर से मैंने चालू किया हुआ है कि ताकि एक बार फिर से बता सके। वो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, मैंने बताया हुआ है, बट वो उसमें अपलोड वीडियो में बना नहीं है, लेकिन हम प्रयास करते हैं एक बार फिर से हम आपको समझा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है गॉड ग्लोरी ग्लोड के लिए, जिसमें 3 मेंस ऑप्शन है। आपका स्पेन आंसर होगा। एट एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए हम बात करते हैं, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर हमारा होगा टी एक्ट के लिए। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के लिए, फिलाडेल्फिया के लिए। हम बात करते हैं अलग अलग क्वेश्चन के लिए, लेकिन अब याद रखिएगा, रिलैक्स होकर पढ़िएगा। इसके पहले वाले वीडियो हमने 6 क्वेश्चन तक एक्सप्लेन किया हुआ है, डोंट वरी। उसके लिए फिर द रोलेट एक्ट आया था, जिसके लिए हमने बात किया हुआ था कि बिना किसी को किसी इजाज़त के ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा था कि इसको बंदी बना लेने का। फिर एसेशन रीजन के लिए कहा गया, जोग्राफिकल डिस्कवरी हुई थी, हमारा पहला ऑप्शन सही था। उसके बाद हमने जो बात किया था पॉपुलेशन के लिए, ये भी हमारा सही था। लेकिन जो आर ऑप्शन है ए का करेक्ट एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं करता है। फिर क्वेश्चन आते हैं मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स के लिए बात करते हैं, जैसे हमने बात किया था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करते हैं। अगर कोई अमेंडमेंट करना हुआ, आर्टिकल 368 ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पे हिस्ट्री में इन्होंने रिफॉर्म यूज़ किया। रिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे तरीके से सेट करना। इसमें हायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। क्वेश्चन 7 नंबर की हम बात करते हैं, और उस 7 नंबर की जब भी हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो 7 नंबर में हमारा ये दिया हुआ है कि गोवा अंडर केम पोर्तुगीज रूल इन ईयर। गोवा जो है पोर्तुगीज से कब, यानी कि कब पोर्तुगीज के टाइम अंडर में आया था। आपको पता है 1498 में गोवा जो है, गोवा की डिस्कवरी की थी, जैसे लाइक ऐसे इंडिया की डिस्कवरी हुई थी, गोवा की नहीं कह सकते, पूरे इंडिया की डिस्कवरी हुई थी 1498 में। और 1492 में अमेरिका की डिस्कवरी की थी, वास्को उन्होंने, कोलंबस ने की थी, वास्को डी गामा ने कोलंबस ने की थी। ठीक है, हाँ। अब आते हैं 1510, क्योंकि उसके 12 साल बाद जो गोवा के लोग थे पोर्तुगीज़ के अंडर में आ गए, और पोर्तुगीज़ ने गोवा पे हर जगह पे अपना पूरा शासन किया। मोहा रानाडे एंड विश्वजीत लवांडे, ये हम बात कर रहे थे। रानाडे और लवांडे क्या नाम है, गोवा को आज़ाद कराने के लिए एक दल बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, एक पार्टी बनाई थी, जिसका नाम है आज़ाद गोमंतक दल। ये हमेशा याद रखिएगा, गोवा को आज़ाद। अच्छा, गोवा को जो दिया नाम ही दिया गोमंतक, गोमंतक बहुत पहले का नाम था। जो लोग गोवा में रहते थे उन्हें लगा कि नहीं, जो पोर्तुगीज़ लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शासन कर रहे हैं, और पोर्तुगीज़ से अलग होने के टाइम पे, या अलग होने के लिए जिस तरीके से हमारे इंडिया में भारतीय लोगों ने 1857 का रिवोल्ट चालू किया हुआ था, उसी तरीके से गोवा में भी चालू हुआ, जिसका नाम है आज़ाद गोमंतक दल। उसके हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, हु इज द फुल टाइम ऑफिसर प्रोवाइड द कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी। ये सारे क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किए हुए ऑलरेडी, मैंने इसके पहले वाला वीडियो बनाया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 के बाद वो वीडियो ही बंद हो गया, पता ही चला कब बंद हो गया। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, बाद में देखा तो बना नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अभी वो फिर से हम बनाएंगे, ताकि अगर हमारे पास पढ़ाने के लिए जोश है तो पढ़ने वाले बच्चों के अंदर तो ऑलरेडी जोश होगा ही। तो फिर हम एक बार देखते हैं। हाँ, जब हम बात करते हैं कभी भी हाई लेवल की कमेटी बैठती है, तो उसमें क्या होता है, हमारे कमिश्नर्स आते हैं, कमिश्नर ही हाई लेवल की कमेटी में पार्टिसिपेट करते हैं। द फ्रेंच सोसाइटी फेस्ड पॉलिटिकल, सोशल एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। जो फ्रेंच की सोसाइटी थी, जिसमें सोशल थे, पॉलिटिकल थे, आपके फाइनेंशियल थे, उसमें एक आ गया, कौन से ऑप्शन सही है, तो एंशिएंट रिजाइन सही है। फिर लेविश स्पेंडिंग ऑफ मोनार्क, ये भी उसमें दिया हुआ एनसीईआरटी में, आपको जो आपने पढ़ोगे दिखा है। मॉडर्न एज, इसका कहीं मेंशन नहीं किया गया, इसको नेक्स्ट उसमें मेंशन किया है। बर्डन ऑफ टैक्सेस कॉमन मासेस, यानी कि जो 3 आपके ऑप्शन दिए हैं, उस 3 वाले ऑप्शन में आपके स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन सही हैं। ठीक है, फर्स्ट सही है, आपका सेकंड सही है, थर्ड आपका बिल्कुल भी नहीं सही है, फोर्थ आपका सही है। तो जब ऑप्शन देखेंगे तो उसमें आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है, बट थर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, हम बात करते हैं 11 नंबर की, विच आर द फॉलोइंग क्रॉप प्रोड्यूसिंग जायद क्रॉप्स। अभी हमने आपको बताया कि जैसे हम बात करते हैं रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप। ठंड के विंटर सीजन रबी क्रॉप, क्योंकि हमारा अक्टूबर नवंबर में ग्रोइंग सीजन होता है, और हार्वेस्टिंग सीजन नाउ इन दिस टाइम अप्रैल और मई में, यानी कि मार्च और अप्रैल में। उसके बाद जब बात करते हैं खरीफ की क्रॉप, यानी कि रेनी सीजन में आपका जून और जुलाई के मंथ में ग्रोइंग करते हैं, और सितंबर अक्टूबर में हम उसको कटिंग करते हैं। उन दोनों के बीच में जो हमारा जैसे अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, वो ऐसा महीना होता है, गर्मी का महीना होता है। गर्मी में हमें लगती है प्यास, और प्यासे को चाहिए पानी। और इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें ज़्यादा पानी मिलेगा पीने के लिए, लेकिन याद रखिएगा जिसमें हमें अच्छे से मिल सके। वाटर मिलन की बात करते हैं, क्योंकि पानी ही क्या है, वाटर है, वाटर जो मिल जाए वाटर मिलन, इसीलिए कहते हैं जायद क्रॉप, यानी कि जिसको हम बेच के अच्छे से पैसा कमा सकें।
शुगर केन, ज्वार, वाटरमेलन, मेज। आपका ऑप्शन है वाटरमेलन। विच ऑफ, क्योंकि जायद क्रॉप के लिए है, ठीक है, जायद क्रॉप, समझा गया ना। विच आर द फॉलोइंग क्रॉप्स प्रोड्यूस इन दी जायद क्रॉपिंग सीजन। तो जायद क्रॉपिंग सीजन के लिए ये, अच्छा, ये हमारा हो गया। फिर आते हैं फॉलोइंग क्रॉप्स मेन सोर्स ऑफ खंडारी एंड आपका दिया है मोलासिस। इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें खंडारी और मोलासिस आते हैं। शुगर केन है, ग्राउंड नट है, लिंसीड है, सीसम है। चलिए ऑप्शन देख के बताइए। तो जब भी हम बात करेंगे शुगर केन है, ग्राउंड नट, आपने ऑप्शन भी आपके नीचे दिया हुआ है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके। शुगर केन। विच आर द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट ए हैवी इंडस्ट्री। कौन सा हैवी इंडस्ट्री नहीं है, कॉटन है। कॉटन इंडस्ट्री उतनी हैवी इंडस्ट्री नहीं होती। सीमेंट बहुत बड़ी कंपनी होती है। फिर अगर बात करते हैं आयरन स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसे कहते हैं, वो हमारा है जमशेदपुर में। ये भी हमारी एक बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी हैवी इंडस्ट्री है। फिर आते हैं शिप बिल्डिंग, जहाँ पे शिप बिल्डिंग बनती है। अगर आप मडगांव से फोंडा की तरफ जाएंगे तो रिवर है, रिवर के पहले ही आपको मिलेगा जहाँ पे शिप बनते हैं, वो है शिप बिल्डिंग। तो बहुत बड़ी बड़ी बनती है वहाँ पे। ये सारे हैवी इंडस्ट्री है, लेकिन कॉटन जो हमारी इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल, वो हमारी नहीं है। फॉरेस्ट कवर, द फॉरेस्ट कवर इन कंट्री हैज इंक्रीज रिसेंटली ड्यू टू, यानी कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें फॉरेस्ट कवर के लिए ये कहा है, फॉरेस्ट कवर इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में फॉरेस्ट कवर को क्या करना चाहिए जिससे इंक्रीज हो सके। रिसेंटली के टाइम पे इंक्रीज इन नेचुरल फॉरेस्ट, किसी नेचुरल फॉरेस्ट को इंक्रीज कर दोगे तो क्या फॉरेस्ट बढ़ जाएगा, या फिर इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अगर फर्टिलाइजर का यूज़ करोगे तो क्या बढ़ जाएगा। या फिर ये कह रहे हैं कि इंक्रीज इन द नेट सोन एरिया, कोई एक एरिया है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर फीड कर दे तो उससे हमारा जो है आपका फॉरेस्ट कवर हो जाएगा। या फिर प्लांटेशन एंड एफर्ट टेक बाय द वेरियस एजेंसीज, यानी कि जो डिफरेंट टाइप की एजेंसीज होती है वो ये डिसाइड करती हैं कि प्लांटेशन सबसे ज़्यादा किया जाए और उस प्लांटेशन में हम अच्छे से चीज़ों को यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो प्लांटेशन और एफर्ट टेकन बाय वेरियस एजेंसीज, ये हमारा ऑप्शन होगा। विच टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड ऑन द नेचुरल फर्टिलिटी इन द सॉइल एंड नॉट द केमिकल फर्टिलिटी, यानी कि ये कहा गया है कि कौन सी ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें हम कि नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज़ कर सके, केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ ना करें। अच्छा, नेचुरल फर्टिलाइजर क्या होते हैं? नेचुरल फर्टिलाइजर का मतलब होता है जिसको नेचर ने बना के दिया हुआ है। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं जैसे काउडंग केक हो गया, गाय का गोबर है, गाय है, भैंस है, बकरी, कुछ भी हो, गोबर हो गई, समझा गया ना। जैसे जिज्जी बोलते हैं, गाय की जिज्जी, तो क्या हो गया, उसको हम कहीं पे डालते हैं, उसमें हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर फीड की सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं आर्टिफिशियल से आपका डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, सल्फर भी है, फास्फोरस भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको ह्यूमन ने बनाया है आर्टिफिशियल, जिसको नेचर ने बनाया है वो आपका हो गया कंपोस्ट, जैसे लाइक ऐसे मैन्योर। तो काउडंग केक, ह्यूमन स्क्रीटा और जितने भी हमारे वेजिटेबल्स के वेस्टेज होते हैं वो सारे तो प्रिमिटिव सब्सटेंस है, या फिर इंटेंसिव है, या कॉमर्शियल है, या प्लांटेशन है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर करोगे तो आपका उतना नहीं होगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस, ये हमारा सही आंसर है। क्योंकि प्रिमिटिव में क्या होता है, आप केवल आप अच्छे से इनका यूज़ कर पाओगे, नेचुरल का, आर्टिफिशियल का नहीं। अच्छा, दिमाग लगाइए, आज से लगभग 20-25 साल पहले लोग बहुत जो 19, 20 या 40 में पैदा हुए लोग, आज भी वो लोग अभी भी जी रहे हैं। कुछ लोग 102 साल, 105 साल भी जिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया हुआ है। भले ही प्रोडक्शन कम हो रहा होगा, लेकिन लोग बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ थे, हेल्थी थे। लेकिन आज के टाइम पे 101% आदमी जितना भी है सबका सब केमिकल खाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक अगर कोई जानवर है वो ह्यूमन ही है। क्यों ह्यूमन है? क्योंकि वो अपनी नीड को कंप्लीट करने के लिए ग्रिड तक पहुंच जाता है। एक एग्रीकल्चर फील्ड में 5 क्विंटल अगर गेहूँ वीट होता है, वो चाहता है कि 10 क्विंटल हो जाए, और उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कर देते हैं, और उससे प्रोडक्शन तो हो जाता है, लेकिन उसके सीड में जो केमिकल गया है, उस मान लीजिए वीट है, वीट का फ्लोर बनाया, आटा बनाया, हमने खाया, हमारे पेट में गया और हम हो गए बीमार। ठीक है, तो हमारा प्रिमिटिव सब्सटेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने समय से चीज़ें यूज़ करते रहे। असेसन रीजन, फिर क्वेश्चन दिया हुआ है और हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, हाँ, ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं ताकि उनको अच्छे से पढ़ सके, और जिन्होंने कभी तैयारी नहीं भी की है वो भी अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो उनके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये कोई असेसन और रीजन दिया गया है, इसमें ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन आपका आर दिया है। ऑप्शन ए एक सेंटेंस दिएगा, ऑप्शन आर कहता है क्या वो सेंटेंस सही है। सेंटेंस अगर सही है तो क्या वो फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं करता है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं, उसके बारे में देखते हैं।
नेचुरल गैस इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल, बात सही है, नेचुरल गैस जो होती है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं करती है। सेकंड क्वेश्चन, इट एमिट्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही है कि ये बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, जिससे कि पोल्यूटेंट्स अनलाइक अदर फॉसिल फ्यूल, जो अदर फॉसिल फ्यूल हैं वो अच्छे तरीके से क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल होते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जो बहुत टाइम हजारों लाखों साल पहले बहुत से लोग रहे होंगे, प्लांटेशन रहा होगा, डेड हो गए, उनके ऊपर मिट्टी की लेयर आई, दब गए, फिर जब नए लोग आए फिर मर गए, प्लांट्स दब गए, किसी रीजन से कोई ड्राउट आ गया, कोई कैलामाइट्स आ गया, कोई ट्रेजेडी हो गई, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, कभी कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, मर गए लोग, उनके ऊपर से लेयर बनती गई। इसी तरीके से ज़मीन के ऊपर लेयर बाय लेयर ह्यूमन प्लांटेशन सब डेड होते चले गए, और अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, उससे वो बन गए फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में। तो जब भी फॉसिल फ्यूल है, हम बात करते हैं वो नेचुरल गैस हो, जैसे लाइक CNG हो या PNG हो या आपका LPG हो, वो सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं। और वो कंट्री जो अपना कार्बन एमिशन बहुत ही कम करती हैं, वो कंट्री बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। जैसे कभी भी अगर हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो MP का इंदौर शहर बहुत अच्छा होता है, ब्यूटीफुल नंबर 1 पे। स्वच्छता के मामले में, क्लीनिंग के मामले में सबसे नंबर कोई अगर स्टेट है वो हमारा इंदौर है, किसका, MP का, ठीक है। फिर देखते हैं, हाँ अब इसमें दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन A आर सही है, आर करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ A। 17, मारुति उद्योग लिमिटेड, ये किसका एग्जाम्पल है, ये पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, या फिर आपको कह रहा है कि ज्वाइंट सेक्टर है, या फिर ऑपरेटिव सेक्टर है, जिसमें पब्लिक का भी हो प्राइवेट का भी हो। तो यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिलाते इसे कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर, जो कि हमारा ऑप्शन है। विच आर द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो MRP प्रिंटेड रेट पे प्रोडक्ट को पैकिंग करना, या फिर सप्लाइंग एडल्ट्रेट गुड्स हो गए, जो हम गुड्स बनाते हैं सप्लाई करते हैं उसके लिए, या फिर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गिवन अवेलेबल, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम देते रहते हैं, या फिर वारंटी प्रोवाइडेड। ये तीनों लाइनें सही हैं, लेकिन ये जो है ये कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर देता है, सप्लाइंग एडल्ट्रेट गुड्स, समझ आ गया ना। तो जब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, द इकोनॉमी ऑफ गोवा, याद रखिए गोवा की इकोनॉमी बहुत जरूरी है। 23rd प्लेस पे आता है GDP के मामले में गोवा, नंबर 1 मामले में आता है महाराष्ट्र। जिस स्टेट का ज़्यादा पैसे वाले लोग, अमीरपति कहाँ होते हैं, मुंबई में। बोलते हैं दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई है पैसे वालों की। तो पैसे वाले कहाँ, मुंबई में होते हैं, तो नंबर 1 GDP मुंबई में, और 23rd नंबर पे आता है हमारा गोवा, ठीक है। बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ गोवा की, तो कितना है, किसके नंबर पे, टूरिज्म के बेस पे। क्यों, एग्रीकल्चर बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पे स्लोपी एरियाज होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, तो बहुत ही कम एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री हो नहीं सकती उस एरियाज में, और टेक्सटाइल ज़्यादा वहाँ पे होना नहीं है। तो क्या है हमारा टूरिज्म, गोवा इज ए टूरिज्म प्लेस, जो बोलते हैं गोवा इज ए टूरिज्म प्लेस है। गोवा इज ए डिवोशनल प्लेसेस, गोवा इज ए एजुकेशनल प्लेसेस। तो गोवा को कभी भी ऐसा नहीं केवल गए घूम के चले आए, कभी गोवा घूमने आइए तो मंदिरों के दर्शन कीजिए, कितने विहंगम मंदिर बने हुए। अभी जस्ट भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से आकर के गोवा में भी पधारे हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे इंडिया के गोवा स्टेट से या फिर अदर स्टेट से, सभी लोग आए, गोवा घूमें और गोवा की खूबसूरती का आनंद भी लें, क्योंकि यहाँ पे कितना डिवोशनल भी प्लेसेस हैं, एजुकेशनल भी प्लेसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिली हैं। आप अच्छे से आइए, विजिट कीजिए। इसीलिए कहा गया है अगर आप विजिट करोगे तो आप टूरिस्ट कहलाओगे, और उसी टूरिस्ट को हम बोलते हैं टूरिज्म। तो एक लास्ट क्वेश्चन और आपका दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ट ऑन द महानदी रिवर, ऐसा कौन सा डैम है जो महानदी रिवर पे बनाया गया है। अगर हम महानदी रिवर के लिए डैम्स की बात करते हैं, भाखड़ा नांगल डैम या हीराकुंड डैम या फिर टेहरी डैम या सरदार सरोवर डैम, तो बात करते हैं हीराकुंड डैम जो कि महानदी पे है, और बात करते हैं उड़ीसा में है। तो जब भी हम बात करेंगे हीराकुंड डैम महानदी के लिए, ठीक है, ओके। सो ये सारे क्वेश्चन थे MCQ क्वेश्चन, और इसके बाद हम जब आएंगे सेक्शन B में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम एक्सप्लेन करते रहेंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। फिर एक हम प्रयास करेंगे, एक मैराथन क्लास लेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। आपको हम 15 से 20 क्वेश्चन MCQ और देंगे ताकि आपके एक भी MCQ गलत ना हो, आप अच्छे से क्वेश्चन करके आओ। दिक्कत होती है आपको हिस्ट्री में वो क्वेश्चन बना के देंगे जो आप पढ़ोगे वही पेपर में आएगा। इतनी गारंटी नहीं 100% आए, लेकिन हाँ 90% इतना है, 95% की वो इतने क्वेश्चंस वहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि जब टीचर क्वेश्चन बनाता है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, एक एज्यूम होता है, हाँ रियलिटी में ऐसा होगा, और वो चीज़ें वैसी होती हैं। वो तब होंगी जब आप एक अच्छी तरीके से चीज़ों को सेट करोगे। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एक बार अच्छे से बैठ कर उसको रिवाइज कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।